हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है यार फिजिक्स क्लासेस में। आज हम लोग बात करेंगे उत्सर्जित विकिरण। उत्सर्जित विकिरण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे बोर के अस्थायी कक्षाओं की त्रिज्या, और उसके साथ साथ उत्सर्जित विकिरण का तरंगदैर्घ्य हम लोग पढ़ेंगे। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा जरूर देखिए। तो एक बार फिर से बताना चाहेंगे, आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं उत्सर्जित विकिरण किसे कहते हैं, उत्सर्जित विकिरण कितने प्रकार के होते हैं, उत्सर्जित विकिरण का जो तरंगदैर्घ्य होता है वो हम लोग ज्ञात करेंगे, और बोर के जो अस्थायी कक्षा का जो त्रिज्या होती है, परमाणु की जो त्रिज्या होती है, उस त्रिज्या का मान भी हम लोग निकालेंगे। तो चलिए हम लोग बात करते हैं उत्सर्जित विकिरण किसे कहते हैं। उत्सर्जित विकिरण, उत्सर्जन विकिरण, या फिर हम कह सकते हैं उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। क्या कहेंगे? उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। उत्सर्जन स्पेक्ट्रम, उत्सर्जन, इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन, इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के बारे में हम लोग डिटेल पढ़ चुके हैं, और हम लोग जानेंगे कि ये उत्सर्जन स्पेक्ट्रम होता क्या है। तो जब उत्सर्जित विकिरण के द्वारा, जब कोई पदार्थ, जब उत्सर्जित विकिरण के द्वारा प्राप्त स्पेक्ट्रम जो होता है, जब स्पेक्ट्रम से पदार्थ के परमाणु उत्तेजित होकर के उच्च अवस्था से निम्न अवस्था में चले जाते हैं, जब उत्सर्जन स्पेक्ट्रम के पदार्थ जब उच्च अवस्था से निम्न अवस्था में विचलित होकर के जाते हैं और गतिशील होकर के जाते हैं, तो उस अवस्था को ही हम क्या कहेंगे? उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। उत्सर्जन स्पेक्ट्रम क्या है? तो एक बार फिर से समझिएगा। उत्सर्जित स्पेक्ट्रम, उत्सर्जित विकिरण से जो स्पेक्ट्रम होता है, उस स्पेक्ट्रम से कोई भी पदार्थ के जो परमाणु होते हैं वो उत्तेजित अवस्था हो जाते हैं, और जब वो उत्तेजित अवस्था से निम्न अवस्था में आते हैं तो इस क्रिया को ही हम क्या कहेंगे? उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। तो लिखते हैं इसके बारे में, उत्सर्जित विकिरण से प्राप्त, उत्सर्जित विकिरण से प्राप्त, उत्सर्जित विकिरण से प्राप्त स्पेक्ट्रम स्पेक्ट्रम जब पदार्थ के परमाणु, जब पदार्थ के परमाणु, जब पदार्थ के परमाणु अपनी उत्तेजित अवस्थाओं से, परमाणु अपनी उत्तेजित, अपनी उत्तेजित अवस्थाओं से अपनी उत्तेजित अवस्थाओं से मूल अवस्था में आते हैं, मूल अवस्था में आते हैं, तो उत्सर्जन स्पेक्ट्रम कहलाता है। तो उत्सर्जन स्पेक्ट्रम कहलाता है। उत्सर्जन स्पेक्ट्रम कहलाता है। ध्यान से समझिएगा, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं? जब उत्सर्जित विकिरण से स्पेक्ट्रम, जब पदार्थ उत्तेजित अवस्था से जब मूल अवस्था में आता है तो उसे हम उत्सर्जन स्पेक्ट्रम कह देते हैं। उत्सर्जन स्पेक्ट्रम 3 प्रकार के होते हैं। ध्यान से समझिएगा, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम 3 प्रकार के होते हैं। लिख सकते हैं, या निम्नलिखित
तीन प्रकार के होते हैं। फर्स्ट की बात करें तो कहेंगे क्या, रेखीय उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। रेखीय उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। रेखीय उत्सर्जन स्पेक्ट्रम उचित प्रकार से उत्तेजित, इसकी परिभाषा की बात करें तो उचित प्रकार से उत्तेजित, उचित प्रकार से उत्तेजित परमाणुओं की गैस या वाष्प के द्वारा, परमाणुओं की गैस या वाष्प के द्वारा, गैस या वाष्प के द्वारा उत्सर्जित विभिन्न तरंगदैर्घ्य, उत्सर्जित विभिन्न तरंगदैर्घ्य की रेखाओं युक्त, उत्सर्जित विभिन्न तरंगदैर्घ्य युक्त रेखाओं, तरंगधारी युक्त रेखाओं स्पेक्ट्रम को रेखीय उत्सर्जन स्पेक्ट्रम कहते हैं। तरंगधारी युक्त रेखाओं स्पेक्ट्रम को, रेखाओं के स्पेक्ट्रम को रेखीय उत्सर्जन स्पेक्ट्रम कहते हैं। स्पेक्ट्रम कहते हैं। ध्यान से समझिएगा, रेखीय स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं या रेखीय उत्सर्जन स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं। उचित प्रकार से उत्तेजित परमाणुओं को, उचित प्रकार से उत्तेजित परमाणुओं को गैस या वाष्प के द्वारा, क्या कहेंगे, गैस या वाष्प के द्वारा उत्सर्जित विभिन्न तरंगदैर्घ्य युक्त रेखाओं को स्पेक्ट्रम में रेखीय उत्सर्जन स्पेक्ट्रम कह देते हैं। ध्यान से समझिएगा, जब किसी परमाणु को उत्तेजित किया जाता है, किस तरीके से उत्तेजित किया जाता है, तो कहेंगे उस परमाणु को जब हम गैस या वाष्प के द्वारा अगर उत्तेजित करते हैं और उत्तेजित होकर के जो उसके तरंगदैर्घ्य होते हैं, विभिन्न प्रकार के जो तरंगदैर्घ्य निकलते हैं, वो रेखीय अवस्था में होता है, तो उस रेखाओं को हम लोग बोल देते हैं रेखीय उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। हम सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं, बैंड स्पेक्ट्रम। बैंड स्पेक्ट्रम, बैंड स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम जिसमें बैंड्स, स्पेक्ट्रम जिसमें बैंड्स, स्पेक्ट्रम जिसमें बैंड्स, प्रत्येक बैंड एक सिरे से तिरछ, प्रत्येक बैंड एक सिरे से, प्रत्येक बैंड एक सिरे से तीक्ष्ण तथा दूसरे सिरे से हल्का होता है। दूसरे सिरे से हल्का होता है, दूसरे सिरे से हल्का होता है, उपस्थित हो बैंड स्पेक्ट्रम कहलाता है। उपस्थित हो, उपस्थित हो बैंड स्पेक्ट्रम कहलाता है।
बैंड स्पेक्ट्रम कहलाता है। ध्यान से समझिएगा, बैंड स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं? स्पेक्ट्रम जिसमें बैंड उपस्थित हो। सिंपल, स्पेक्ट्रम जिसमें बैंड उपस्थित हो उसे हम बैंड स्पेक्ट्रम कहते हैं। बैंड स्पेक्ट्रम होता क्या है? इस तरह से तीर का निशान, यानी कि एक तरफ नुकीला और दूसरी तरफ हल्का होता है, तो ऐसे स्पेक्ट्रम को ही हम क्या कहते हैं? बैंड स्पेक्ट्रम। ध्यान से समझिएगा, ऐसे स्पेक्ट्रम जिसमें बैंड उपस्थित हो, ऐसे स्पेक्ट्रम को हम लोग बैंड स्पेक्ट्रम कह देते हैं। तीसरा और लास्ट है सतत स्पेक्ट्रम। सतत स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम जिसमें किसी पदार्थ द्वारा, स्पेक्ट्रम जिसमें किसी पदार्थ द्वारा स्पेक्ट्रम जिसमें किसी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित सभी तरंगदैर्घ्य की, उत्सर्जित सभी तरंगदैर्घ्य की विकिरणें होती है, सभी तरंगदैर्घ्य की विकिरणें होती है, सतत स्पेक्ट्रम कहलाता है। सतत स्पेक्ट्रम कहलाता है। ध्यान से समझिएगा, सतत स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं? कहेंगे स्पेक्ट्रम जिसमें किसी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित सभी तरंगदैर्घ्य की विकिरण होती है। कहेंगे किसी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित सभी तरंगदैर्घ्य की विकिरणें होती है, वैसे उत्सर्जन को हम सतत स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो इस तरह से ये स्पेक्ट्रम हो गया, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम के प्रकार हो गया। अब हम लोग जानेंगे कि बोहर की अस्थायी कक्षाओं की त्रिज्या, जिसे हम लोग बोर बोलते हैं, बोर के अस्थायी कक्षाओं की त्रिज्या के बारे में जानेंगे और उत्सर्जित स्पेक्ट्रम का जो तरंगदैर्घ्य है उस तरंगदैर्घ्य के बारे में भी बात करेंगे। तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग त्रिज्या यानी कि बोर की कक्षाओं की स्थायी त्रिज्या हम लोग ज्ञात करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, तो अब हम लोग बात करेंगे बोर के स्थायी कक्षाओं की त्रिज्या। इसके पहले हम लोग कल पढ़े थे कि बोर के द्वारा जो स्पेक्ट्रम होता है, जो परमाणु होता है, उस परमाणु की जो कुल ऊर्जा होती है, उस कुल ऊर्जा के बारे में हम लोग इसके पिछले वाले वीडियो में पढ़े थे। आज हम लोग परमाणु की जो त्रिज्या होगी वो त्रिज्या हम लोग ज्ञात करेंगे और त्रिज्या के द्वारा हम लोग ये जानेंगे कि रीडबर्ग नियतांक किसे कहते हैं। कभी कभी एग्जाम में रीडबर्ग नियतांक आ जाता है और इसके द्वारा हम लोग जानेंगे कि जो बोर के हाइड्रोजन परमाणु होता है उसकी चर्चा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और जो इस वीडियो को पूरा देखेगा वही नेक्स्ट वीडियो भी समझ पाएगा। इसलिए इस वीडियो को आप लोग पूरा जरूर देखिए कि किस तरह से किसी भी परमाणु की स्थायी कक्षाओं की जो त्रिज्या होती है वो त्रिज्या निकाला जाता है। तो हम बात करेंगे किसका? बोर की स्थायी कक्षाओं की त्रिज्या। बोर की, हम लोग बोर पढ़ते हैं बट बोहर लिखते हैं। बोहर की स्थायी कक्षाओं की त्रिज्या, बोहर की अस्थायी कक्षाओं की त्रिज्या जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रेडियस ऑफ बोर्स स्टेशनरी ऑर्बिट। रेडियस ऑफ बोर्स
रेडियस ऑफ बोर्स स्टेशनरी ऑर्बिट्स। ध्यान से समझिएगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी कक्षा में घुमाने के लिए, इलेक्ट्रॉन को अपनी कक्षा में घुमाने के लिए इलेक्ट्रॉन को अपनी कक्षा में घुमाने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल आवश्यक अभिकेंद्र बल आवश्यक अभिकेंद्र बल नाभिक तथा इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाला नाभिक तथा इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाला नाभिक तथा इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाला स्थिर विद्युत आकर्षण बल से प्राप्त होता है। स्थिर विद्युत आकर्षण बल से प्राप्त होता है। अतः हम कह सकते हैं, अतः FC इज इक्वल टू FE। ध्यान से समझिएगा, FC इज इक्वल टू FE। FC के जगह पर हम लिख सकते हैं mv स्क्वायर बाय स्मॉल r इज इक्वल टू, लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ये ZE का स्क्वायर बाई R स्क्वायर। इसको इक्वेशन 1 कर लेते हैं। ध्यान से समझिएगा, कोई परमाणु है और परमाणु के नाभिक ये है और ये इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। तो ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है तो इस पे दो बल कार्य करता है, जैसे कि इसके पिछले वाले वीडियो में भी हम लोग पढ़े थे। इस पे एक बल अभिकेंद्र की ओर, केंद्र की ओर जो बल लगता है उसे हम अभिकेंद्र बल कह देते हैं, और दूसरा बल जो केंद्र और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो बल उत्पन्न होता है उस बल को हम लोग स्थिर विद्युत बल कह देते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर घूमने का मेन कारण है कि नाभिक की ओर एक बल लगता है। नाभिक की ओर क्या लगता है? एक बल लगता है, और ये बल जो होता है अभिकेंद्र बल FC वो Fe के बराबर हो जाता है। Fe का मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स और Fe का मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यानी कि अभिकेंद्र बल और स्थिर विद्युत बल जब दोनों बराबर होते हैं तभी इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नाभिक के चारों ओर घूम सकता है। तो Fe का फॉर्मूला होता है mv स्क्वायर बाई r, यानी कि अभिकेंद्र बल का जो फॉर्मूला होता है mv स्क्वायर बाई r, और Fe का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ZE स्क्वायर बाई R स्क्वायर। Z का मतलब क्या होता है? परमाणुओं की संख्या। अगर हाइड्रोजन है तो इसको 1 रखेंगे, अगर हीलियम है तो 2 रखेंगे। इस तरह से हम Z का मान रख सकते हैं। और ध्यान से समझिएगा, परंतु बोहर परिकल्पना के अनुसार कभी कभी आप बोर देखिएगा, कहीं कहीं बोर भी लिखा है, मतलब लिखा हुआ रहता है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप बोर पढ़िए या बोहर पढ़िए, ये वैज्ञानिक का नाम है। परिकल्पना के अनुसार, परिकल्पना के अनुसार परिकल्पना के अनुसार किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग, किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग mvr इज इक्वल टू होता है n इंटू h बाई
2 पाई। इसको इक्वेशन 2 करते हैं। बोहर के परिकल्पना के अनुसार जो कोणीय संवेग होता है इलेक्ट्रॉन का, जो कक्षा में घूमता है, उसका कोणीय संवेग mvr इज इक्वल टू n इंटू h बाई 2 पाई होता है। क्या होता है? mvr इज इक्वल टू n इंटू h बाई 2 पाई। आप बताइए h क्या है? h कमेंट बॉक्स में बताइए कि h क्या है। चलिए हम आपको बताते हैं कि h क्या है। ध्यान से समझिएगा। कहेंगे क्या? जहां h प्लांक नियतांक है, जहां h प्लांक नियतांक तथा n इज इक्वल टू 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ये जो है इलेक्ट्रॉन की कक्षाओं की संख्या, यानी कि हम कह सकते हैं कक्षाओं की संख्या। कक्षाओं की क्या है? संख्या है। n इज इक्वल टू 1 2 3, ये जो है कक्षाओं की संख्या है, जिन्हें मुख्य क्वांटम संख्याएं भी कहते हैं। जिन्हें मुख्य क्वांटम संख्याएं भी कहते हैं। जिन्हें मुख्य क्वांटम संख्याएं भी कहते हैं। अब क्या करते हैं कि समीकरण 2 को वर्ग करके समीकरण 1 से भाग देते हैं। समीकरण 2 को वर्ग कर, समीकरण 2 को वर्ग करके समीकरण 1 से भाग देने पर, ध्यान से समझिएगा, समीकरण 2 को वर्ग करके समीकरण 1 से क्या करते हैं? भाग करते हैं। तो भाग करेंगे, इसको हम मिटाएंगे। तो आप क्या करिए, पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग भाग दे करके r का मान ज्ञात करेंगे। तो चलिए आप इस स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो अब हम लोग बात करेंगे कि किस तरह से स्क्वायर करके भाग करेंगे। ध्यान से समझिएगा। ध्यान से समझिएगा। mv स्क्वायर बाई आर बाई, इसको हम स्क्वायर करते हैं तो m स्क्वायर v स्क्वायर आर स्क्वायर हो जाएगा। इज इक्वल टू, इसको लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू जेडी स्क्वायर बाई स्मॉल r का स्क्वायर, और टोटल बाई इसको स्क्वायर करते हैं n स्क्वायर इंटू h बाई 2 पाई का होल स्क्वायर। तो इस तरह से स्क्वायर करके भाग कर दिए। और आप लोग बताइए कि इस तरह से क्या कटने वाला है, और हम r इज इक्वल टू क्या ज्ञात कर सकते हैं। r इज इक्वल टू क्या होगा, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि r बराबर हम क्या लिखेंगे। जो कटने वाला रहेगा वो तो कटा देते हैं, बाकी जो बचेगा हमें r का मान निकाल देते हैं। त्रिज्या हमें निकालना है, तो त्रिज्या हम निकाल देते हैं। यहां पर आप देखिएगा, ये कट जाएगा, एक m कट जाएगा और एक r कट जाएगा। तो इस तरह से हम लिखेंगे क्या, r इज इक्वल टू, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए तो हम लिख सकते हैं, ये 2 पाई का स्क्वायर करते हैं तो ऊपर चल जाएगा, तो इसको हम लिखेंगे r इज इक्वल टू, ये ऊपर चल जाएगा, r इज इक्वल टू लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट h, क्या होगा एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा h ऊपर जाएगा
इसको हम पूरा डिटेल में आपको कर दे रहे हैं। ये एम भी स्क्वायर एक कट गया, बचेगा क्या 1/m भी एम आर बचेगा। क्या बचेगा एम आर इज इक्वल टू, इसको करते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इनटू ये 1/n स्क्वायर ज्यों करते हो इनटू ये हो जाएगा ऊपर 4 पाई h स्क्वायर और इनटू ये हो जाएगा ZE स्क्वायर बाई R स्क्वायर। ध्यान से समझिएगा, एक R तो कैंसिल हो जाएगा, एक R कैंसिल हो जाएगा, R यहां पे आ जाएगा। सो R इज इक्वल टू, अब हम लोग क्या करते हैं, ये 4 पाई कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा 4 पाई कैंसिल हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं इसको इस तरह से, ध्यान से समझिएगा, ये लिखेंगे क्या 1/एप्सिलॉन नॉट, क्या हो जाएगा 1/एप्सिलॉन नॉट और ये ध्यान से समझिए कटेगा नहीं, R है, ये RQ हो जाएगा। क्या होगा RQ होगा और ये 2 कटेगा तो ये 1/R होगा। क्या हम लिख सकते हैं 1/R, ये 1/एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/n स्क्वायर इंटू ये हो जाएगा 1/h स्क्वायर और इंटू हम कर सकते हैं ZE स्क्वायर बाई ZE स्क्वायर। R तो कैंसिल हो गया। सो R अगर हमें निकालना है तो इसको प्लट देते हैं। क्या कर देते हैं, इसको प्लट देते हैं, तो जो हमें मिलेगा उसको हम लिख देते हैं। इसको हम ऐसे लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट h स्क्वायर, इसको हम एक साथ में करते हैं एप्सिलॉन नॉट h स्क्वायर बाई m है तो m से मल्टीप्लाई करते हैं, ये m इधर आ जाएगा, बाई mze का स्क्वायर। क्या हो जाएगा mze का स्क्वायर और इनटू और ये कट जाएगा, पाई का स्क्वायर था ना तो एक कट गया तो एक है, एक कट जाएगा तो पाई सिर्फ बचेगा। क्या बचेगा, ये 4 कटेगा सिर्फ पाई तो पाई m और हम लिख सकते हैं ये 1 ये n स्क्वायर। ध्यान से समझिएगा, ये r जो है पलट देंगे तो सिर्फ r इज इक्वल टू ये सब नीचे वाला ऊपर चल जाएगा, ऊपर वाला नीचे, ये पाई है तो पाई हम कर लेते हैं तो पाई m जेडी का स्क्वायर नीचे हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट h का स्क्वायर ऊपर हो जाएगा और n स्क्वायर। तो इस तरह से स्मॉल r का मान निकल गया। तो हम करते क्या है, चूंकि हम जानते हैं चूंकि कुल ऊर्जा E इज इक्वल टू हम लोग पढ़े हैं -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या पढ़े हैं ZE का स्क्वायर बाई 2R। ये कल हम लोग पढ़े थे और R के जगह पर R का मान अगर पुट करते हैं सो E इज इक्वल टू -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ZE का स्क्वायर बाई 2 इंटू R के जगह पर ये रखते हैं एप्सिलॉन नॉट h स्क्वायर बाई पाई m ZE का स्क्वायर इंटू n स्क्वायर। तो इस तरह से E का मान क्या हो जाएगा, E को इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, E को हम जब मल्टीप्लाई इसको करेंगे, इसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो E इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं ये m ऊपर चल जाएगा तो me का पावर 4। क्या लिखेंगे me का पावर 4, ये माइनस है तो माइनस कर देते हैं, बाहर निकालते हैं 8 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर हो जाएगा 4 2 जा 8 और पाई नीचे ऊपर है तो ये कैंसिल कर लेते हैं और h यहां पर 2 है तो हम क्या करते हैं h का पावर 3 कर लेते हैं, क्योंकि ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई करते हैं h और ये c कर लेते हैं। यहाँ पे ध्यान से समझिएगा h का स्क्वायर कर लेते हैं और इनटू हम लिख सकते हैं 1/n स्क्वायर, ये ZE स्क्वायर है कर लेते हैं इंटू 1/ ये z स्क्वायर हो जाएगा
और 1/n²। और हम क्या करते हैं, यहां पर HC से गुणा तथा भाग करने पर, यहां पर HC से ऊपर नीचे क्या करते हैं, गुणा और भाग करेंगे, तो इसलिए हम E इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, A माइनस ME का पावर 4 8 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर H अब स्क्वायर की जगह पर 3C कर लेते हैं और इंटू जेड स्क्वायर इंटू अब 1 की जगह पर HC से मल्टीप्लाई कर देते हैं n²। यहां पे आप ध्यान से समझिएगा, HC से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किए हैं तो H 2 था, अब 3 हो गया, C नहीं है तो C आ जाएगा, ऊपर HC से मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड किए हैं, अगर इसको कटाएंगे तो यही आएगा, हम ऊपर नीचे कर दिए। अब यहाँ पर ये आप देख रहे हैं कि द्रव्यमान कांस्टेंट होता है, E जो है इलेक्ट्रॉन का वैल्यू कांस्टेंट है, संख्या है तो कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कांस्टेंट है, H जो है प्लांक नियतांक है, ये भी कांस्टेंट है, C जो है प्रकाश का वेग है, ये भी कांस्टेंट है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि जहां इतना कांस्टेंट है जिसे हम रीडबर्ग नियतांक कहते हैं, तो इसे आप क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग इसके आगे बात करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे तो ध्यान से समझिएगा, जो हम लोग निकाले हैं ये तो R हो गया, अगर अस्थायी कक्षा की त्रिज्या पूछे तो ये हम कर लेते हैं, और यदि आपसे ये पूछे कि रीडबर्ग नियतांक किसे कहते हैं तो आगे हम आपको रीडबर्ग नियतांक बताएंगे, इसका मात्रक बताएंगे, इसका बीमा बताएंगे। और कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि रीडबर्ग नियतांक का मान बताइए, क्या बताइए, मान बताइए, या रीडबर्ग नियतांक का मात्रक बताइए। तो ध्यान से समझिएगा, जहां व्यंजक ME का पावर 4/8 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर H3C में प्रयुक्त सभी संकेतक में प्रयुक्त सभी संकेतक सार्वत्रिक नियतांकों को सार्वत्रिक नियतांकों को प्रदर्शित करते हैं। अतः इस संपूर्ण व्यंजक को एक नए नियतांक कैपिटल R अथवा RH से व्यक्त किया जाता है, जिसे हम रीडबर्ग नियतांक कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, जिसे रीडबर्ग नियतांक कहते हैं। इसलिए हम E इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, E इज इक्वल टू माइनस, इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, RH
RH और उसके बाद क्या है Z स्क्वायर और फिर लिखते हैं HC/N स्क्वायर। इस तरह से कर सकते हैं जब Z = 1 हाइड्रोजन के लिए, किसके लिए, हाइड्रोजन परमाणु के लिए, हाइड्रोजन परमाणु के लिए सो E = -RH HC/N स्क्वायर। तो इस तरह से ये टोटल एनर्जी हो जाता है हाइड्रोजन परमाणु के लिए। ये RH जो है वो रीडबर्ग नियतांक है, RH कहिए या R कहिए, दोनों एक ही है। नोट में हमेशा याद रखिएगा, नोट जो कि स्पेशल है, रीडबर्ग नियतांक का मात्रक प्रति मीटर इनवर्स है। क्या है? रीडबर्ग नियतांक का मात्रक प्रति मीटर इनवर्स तथा बीमीय सूत्र हम कहेंगे क्या, m⁻0 L 1 T⁻0 होता है। तो इस तरह से रीडबर्ग नियतांक हो गया। रीडबर्ग नियतांक हमेशा पूछता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। एक और छोटा सा टॉपिक है, उस टॉपिक को भी हम बताएंगे, तो इसे आप क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या, उत्सर्जित विकिरण की तरंगदैर्घ्य। उत्सर्जित विकिरण की तरंगदैर्घ्य की बात करेंगे, तो इसको पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, तो अब हम लोग बात करेंगे उत्सर्जित विकिरण की तरंगदैर्घ्य। चलिए हम बात करते हैं उत्सर्जित विकिरण की तरंगदैर्घ्य। उत्सर्जित विकिरण की तरंगदैर्घ्य। उत्सर्जित विकिरण की तरंगदैर्घ्य वेवलेंथ ऑफ इमिटेड रेडिएशन। वेवलेंथ इमिटेड रेडिएशन। उत्सर्जित विकिरण की तरंगदैर्घ्य वेवलेंथ ऑफ इमिटेड रेडिएशन जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा की किसी कक्षा जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा की किसी कक्षा जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा की किसी कक्षा Ni से निम्न ऊर्जा की कक्षा Ni से निम्न ऊर्जा की कक्षा NF, Ni से निम्न ऊर्जा की कक्षा NF की कक्षा में कूदता है, की कक्षा में
कूदता है तो इस संक्रमण को कूदता है इस संक्रमण को उत्सर्जन संक्रमण कहते हैं। तब इस संक्रमण को उत्सर्जन संक्रमण कहते हैं। उत्सर्जन संक्रमण कहते हैं। उत्सर्जन संक्रमण कहते हैं, अर्थात हम कह सकते हैं, अर्थात डेल्टा E इज इक्वल टू ENI माइनस ENF। ये ऊर्जा संक्रमण होता क्या है? जब उच्च ऊर्जा कक्षा से निम्न ऊर्जा कक्षा में इलेक्ट्रॉन कूदता है तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन का जब उत्सर्जन होता है तो उसे हम संक्रमण कह देते हैं या उत्सर्जन संक्रमण कहते हैं। तो उत्सर्जन संक्रमण में जो ऊर्जा होती है डेल्टा E बराबर ENI माइनस ENF। क्या? ENI माइनस। तो ध्यान से समझिएगा, ये डेल्टा E जो है ऊर्जा है और ऊर्जा बराबर ENI माइनस ENF। ENI क्या है? ये उच्च ऊर्जा स्तर है। ENF क्या है? निम्न ऊर्जा स्तर। जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में कूदता है तब जो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है उस उत्सर्जन को हम उत्सर्जन स्पेक्ट्रम कह देते हैं, उत्सर्जन संक्रमण कह देते हैं। तो उत्सर्जन संक्रमण की ऊर्जा जो होती है डेल्टा E इज इक्वल टू ENI माइनस ENF। ENI उच्च ऊर्जा स्तर है और ENF निम्न ऊर्जा स्तर, यानी कि जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में कूदता है तो जब उसका उत्सर्जन संक्रमण होता है तो उसी को हम कह देते हैं डेल्टा E। डेल्टा E क्या है? उत्सर्जन संक्रमण की ऊर्जा। तो हम ENI का हम रखेंगे मान डेल्टा E इज इक्वल टू, ध्यान से समझिएगा, E के जगह पर E का मान हम रखते हैं तो माइनस RH HC और बाई NI कर लेते हैं और माइनस, और इसके जगह पर भी माइनस RH HC और बाई NF कर लेते हैं। ध्यान से समझिएगा, इस तरह से हो गया। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसको हम पहले कर लेते हैं। सो डेल्टा E इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं RHC और ये लिखेंगे 1/NF माइनस 1/NI। ये स्क्वायर है, स्क्वायर कर लेते हैं। क्या कर लेंगे? स्क्वायर, चूंकि हम लोग इसके पहले n स्क्वायर पढ़े थे E में, तो n स्क्वायर कर लेते हैं तो ये स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से डेल्टा E इज इक्वल टू RHSC इंटू 1/N स्क्वायर माइनस 1/NI स्क्वायर। चूंकि आप जानते हैं HV इज इक्वल टू, हम लोग पढ़े हैं डेल्टा E, ऊर्जा बराबर HV, फोटोन की ऊर्जा बराबर ये मान पढ़े हैं। इसलिए अगर V निकालना हो V तो हम डेल्टा E बाई क्या कर लेते हैं? H। V निकालना हो तो डेल्टा E बाई H कर लेते हैं और इसके जगह पर हम ये पुट कर सकते हैं। ध्यान से समझिएगा, डेल्टा E के जगह पर हम क्या पुट कर सकते हैं? ये कर सकते हैं डेल्टा E, इसके जगह पर हम लिखेंगे क्या? डेल्टा E बाई HC। डेल्टा E बाई ये आ जाएगा नीचे HC, या फिर इसको हम ऐसे करेंगे HV बाई ये हो जाएगा HC इज इक्वल टू
एच डेल्टा ई के जगह पर हम एच भी कर लेते हैं और एच सी बाई में हो जाएगा, और आर एच इंटू 1/nf का स्क्वायर माइनस 1/ni का स्क्वायर, ये एच एच कट जाएगा। और आप जानते हैं 1/लैम्डा इज इक्वल टू v/c, v/c के जगह पर 1/लैम्डा कर लेते हैं, तो 1/लैम्डा इज इक्वल टू आर एच इंटू 1/nf का स्क्वायर माइनस 1/ni का स्क्वायर। तो इस तरह से ये तरंगदैर्घ्य का सूत्र हो गया। ये उत्सर्जित विकिरण की तरंगदैर्घ्य 1/लैम्डा इज इक्वल टू आर एच इंटू 1/nf का स्क्वायर माइनस 1/ni का स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला सिद्ध हो गया। तो हम लोग इस वीडियो में पढ़ चुके हैं कि उत्सर्जन स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम के कितने प्रकार होते हैं, और बोर के जो स्थायी कक्षा की जो त्रिज्या होती है उसके बारे में पढ़ लिए, रीडबर्ग नियतांक के बारे में पढ़ लिए, और लास्ट जो है उत्सर्जित विकिरण की तरंगदैर्घ्य 1/लैम्डा इज इक्वल टू आर एच इंटू 1/nf का स्क्वायर माइनस 1/ni का स्क्वायर। यहाँ पे आपको बताना चाहेंगे कि लैम्डा जो है वो तरंगदैर्घ्य है, आर एच जो है वो रीडबर्ग नियतांक है, एनएफ जो है वो निम्न कक्षा है, और एनआई जो है वो उच्च कक्षा है। तो इस तरह से हो गया थ्योरी, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, तो इस तरह से यहाँ पे टॉपिक समाप्त करते हैं। तो इस तरह से ये वीडियो आपको कैसा लगा, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए, और यदि इस चैनल के लिए नए व्यूअर हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। तो फिर हम लोग इसी तरह से नए टॉपिक में नए वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।